नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 1K तक पहुंचाया। और इसी प्रकार से मैं आपको जो है डेली आपकी क्लास लेता रहूंगा। और आजकल हम देख रहे हैं आपका जो है सीटेट के लिए आपका ये क्लासेस चल रही हैं। और आज मैं आप करके लेकर के आया हूँ आपको सीटेट 2024 का। सीटेट 2024 का जो पेपर हुआ है हाल ही में, जो आपका ये आपका जो है आपका अगस्त में हुआ है शायद, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अगस्त का पेपर है आई थिंक। ठीक है, जो इसी साल हुआ था 2024 में। तो इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे ये यूटेट से अलग है आपका। ठीक है, ये आपका पेपर 2 रहेगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा टफ पेपर पूछ रहा है अब। ठीक है, जो आपका अगर आप कंपैरिजन करोगे, ये पूरे 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं, ये और आपका जो है जो आपका कल यूटेट का पेपर हुआ था उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी एक प्रगतिशील शिक्षा जिसे हम एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं, उसमें बच्चों को किस तरह देखा जाना चाहिए आपसे पूछ रहा है। मासूम और आश्रित, आश्रित यानी क्या है, बच्चे डिपेंडेंट हो रहे हैं एक शिक्षक पे, गलत हो जाएगा। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, केवल मैंने बोला जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। ठीक है, अर्थ की रचना करने वाला। ठीक है, या फिर आपका कह रहा है कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, कि बच्चा कमज़ोर है ये हमको नहीं दिखाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी ज्ञानवर्धक है बच्चा और अर्थ की रचना करने वाला है। किस कक्षा की बात कर रहा है, आपका प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, यानी बच्चे अपने जो ज्ञान का निर्माण है स्वयं कर लेते हैं इस कक्षा में, तो इसीलिए इसको क्या है, प्रगतिशील कक्षा कहा गया आपका। ठीक है, अगला देखता है आपका, इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है आपका कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यानी ये आपका फीडबैक से आपका प्रश्न है। जैसा आपका यूटेट में पूछा गया था कि हम बच्चों को फीडबैक क्यों देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका पूछा गया है कि फीडबैक जो होता है वो क्लासरूम में कब कराना चाहिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। प्रतिक्रिया का मतलब आपका फीडबैक से होता है। ठीक है, फीडबैक होता है प्रक्रिया का मतलब। ठीक है, तो यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। तुलना करना मैंने बोला गलत हो जाएगा। ठीक है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यानी ये क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी हम कह सकते हैं, यानी क्लास के दौरान भी और क्लास के बाद भी होने वाली एक प्रतिक्रिया। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, फीडबैक आप केवल क्या है, बच्चों को क्या है, क्लास ही में नहीं दोगे, क्लास के पश्चात भी और क्लास के बाद भी। ठीक है, गतिविधि के दौरान भी और पश्चात भी, दोनों टाइम आप जो है फीडबैक यानी जो है प्रतिक्रिया देते हैं। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बच्चा क्या नहीं कर सकता है, गलत हो जाएगा। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। मैंने कहा जहाँ पर भी आ जाएगा आपका परीक्षा, यानी परीक्षण यानी टेस्ट करना। परीक्षण क्या होता है आपका, इंग्लिश में से हम बोलेंगे टेस्ट करना, और परीक्षा तो आपका पेपर हो गया, ठीक, एग्ज़ाम हो गया। तो ये आपका क्या होता है, गलत होता है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है आपका क्या, आपका फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है। ये आपका जो सीटेट है ये आपका फेवरेट अब पूछने लगा है आपका, पहले इतना नहीं पूछता था लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है आपका, जो है अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। किसके दौरान बोल रहा है आपका, जेंडर अपेक्षाओं के दौरान। ठीक है, बिल्कुल सही कि जेंडर अवस्थाओं के दौरान क्या होता है कि आपका जो है स्त्री अलग, यानी जेंडर एक्सपेक्टेशन जो होती है वह बढ़ जाती है आपका। ठीक है,
ठीक है, वो भी किस अवस्था में, किशोर अवस्था की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या अपने अलग अलग जेंडर में हो जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था यानी 13 से प्लस अवस्था में। ठीक है, सही कह रहा है आपका कि परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है, अभी कथन सही है आपका। तर्क क्या कह रहा है, इसका तर्क देखते हैं हम कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। जैविक रूप से गलत हो जाएगा, जैविक रूप से नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी कथन तो सही है लेकिन उसका तर्क क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला क्या कह रहा है आपका, ये आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ की ओर बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्गत अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये तो आपका सीटेट का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला वृद्धि और परिपक्वता यानी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन होगा, ये पोषण और अनुशासन यानी न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन होगा, आनुवांशिकता और वातावरण यानी आनुवांशिकता किसे बोलता हम, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मेल होगा, या फिर लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना यानी जेंडर आइडेंटिटी बोलेंगे इसे हम, और जेंडर मेकअप बोलेंगे इसे हम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यानी बच्चा क्या है, 12 वर्षीय का बच्चा है, वह संगीत में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके माता पिता भी संगीत में अच्छे हैं। तो ये किसका परिणाम हो सकता है, उसके वातावरण का भी है और उसमें जो उसके माता पिता की जो जीन्स आई हैं, हेरिडिटी आई है, उसका भी क्या है, यह परिणाम है। तो इसलिए बच्चा भी क्या है, संगीत में अच्छा है। दोनों का परिणाम होता है। ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा वातावरण, दोनों के मेल से ही एक बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड बोलेंगे सब। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड जो होता है वह क्या होता है, उत्पत्ति मूलक कारक होता है, मानव जाति कारक होता है, पर्यावरण कारक होता है, या फिर वंशानुगत होता है। ठीक है, तो संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ वंशानुगत तो नहीं होगा और ये आपका मानव जाति भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका पर्यावरण कारकों से निर्भर कर देगा। ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये आपका छठवां प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है आपका छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। बच्चे को हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, यानी जिसमें क्या है, इन्फरेंस और एक्सप्लेनेशन हो। इन्फरेंस आपका क्या है, साइंस में पूछा जाता है, इन्फरेंस क्या होता है। ठीक है, ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो, यानी शिक्षक को बचना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। ठीक है, यानी जिसमें इन्फ्रेंस और एक्सप्लेनेशन करे शिक्षक जो है, वह क्या है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करे, इस प्रकार का जो होना चाहिए आपका। इससे क्या होगा, बच्चों में क्या है, समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये थोड़ा आपका यहाँ पे छपा नहीं है आपका प्रश्न। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ये आपका जो है सातवां प्रश्न है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रा को पर्यावरण है, यहाँ पे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करना और उन्हें उनकी वर्गीकृत के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया यहाँ पे कि वह क्या कर रही है, जो शिक्षिका है वह क्या कर रही है, आपका वस्तुओं को वर्गीकृत करना सिखा रही है और उनके स्कीमों का विश्लेषण कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है आपका, एक आपने देखा होगा यहाँ पर्यावरण है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका पर्यावरण है, मैंने बोला पर्यावरण है आपका, कि जिसमें छात्रों का क्या है, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करना सिखा रही है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जो है वर्गीकृत करना सिखा रही है। तो पर्यावरण जहाँ पे भी आ जाएगा यानी वह कौन सी बुद्धिमत्ता से, तो ये किसका प्रश्न हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हावर्ड गार्डनर का प्रश्न है आपका। किसका? हावर्ड गार्डनर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, हावर्ड गार्डनर का प्रश्न है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। तो शिक्षिका जो है वह क्या पर्यावरण के बारे में बच्चों को सिखा रही है, यानी ये आपका क्या है, प्राकृतिक बुद्धि होगा, जिसे मैंने आपको बोला था नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसे हम बोलेंगे, ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका, ये आपका 8वां प्रश्न है आपका, कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, ठीक है। मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यूज़ ऑफ एबिलिटी हाउ, ठीक है। यह अक्सर योग्यता के स्तर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या फिर यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, विश्वास को दर्शाता है। बिल्कुल सही है ये आपका। यह अक्सर योग्यता के स्तर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, नहीं, बाहरी अभिप्रेरणा गलत हो जाएगा, और यह अक्सर योग्यता वृद्धि बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी मास्टरी गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारित आप कब करोगे, जब आपके अंदर से आपका मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। सपोज एक बच्चा जो है उसे यूपीएससी क्लियर कर रहा है, तो उसके जब वह क्या एक लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी एक गोल सेट कर देता है, कब करेगा, जब उसके अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी और वह क्या है, खुद में विश्वास को दर्शाता है, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं आपका, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, ये आपका 9वां प्रश्न है कि रमा क्या है, एक शिक्षिका है जो वाइगॉस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त कर रही है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है, ठीक है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, यानी रमा जो है वह किसके सिद्धांत पर चल रही है, वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर चल रही है, तो वह किस प्रकार से बच्चे को मदद करेगी, आपको पूछना है। उसने बच्चों को क्या है, समूह में बांटा, ठीक है, क्योंकि वो वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर चलती है, तो आपसे पूछा गया है कि वह किस प्रकार से बच्चों की मदद करेगी। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सके, यानी प्रोवाइड द आंसर, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने में प्रोत्साहित करें, ठीक है। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, ये गलत हो जाएगा। उसे ऐसा कार्य देना जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, यानी जो उसे नहीं आता हो वो आपको देना, ये तो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। बिल्कुल पहला भी सही, जो आपका ये दूसरा भी सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर कौन सा आपका, चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करने हेतु आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। अगला फिर से आपका जो है अभिकथन और तर्क का प्रश्न पूछा गया है, ये आपका जो है 10वां प्रश्न आपका, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, चलिए देखते हैं हम। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। बहस, डिस्कशन, चर्चा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। डिबेट, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, गलत, यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। तो इसका यानी क्या हो जाएगा, अभिकथन सही है लेकिन क्या है उसका रीज़न गलत है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि ज्ञान निर्माण की एक निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। अगला देखता है आपका 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 11वां प्रश्न कह रहा है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, ठीक है। यानी भावना, इमोशंस, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, और सोशल रिलेशन यानी सामाजिक संबंध किस प्रकार से जो है विकास से संबंधित हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक विकास,
मनोसामाजिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। तो यहीं पे इसने क्या है आपका जो है बोला है कि यह किससे रिलेटेड है, भावना भी आ जाएंगी, व्यक्तित्व भी आ जाएगा, सामाजिक संबंध भी आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा मनोसामाजिक विकास, इसे हम बोलते हैं, यानी साइको सोशल विकास, यानी मनोसामाजिक विकास, जिसमें आपका जो हो जाएगा संवेग भी आ जाएगा, यानी इमोशंस भी आ जाएंगे, आपकी भावनाएं भी आ जाएंगी, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी भी आपका आ जाएगा, और आपके किस प्रकार से सामाजिक संबंध हैं वह भी आपके इस जो है विकास में आ जाएंगे। इसीलिए इसको क्या है मनोसामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 12वां प्रश्न है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का एक सही वर्णन करता है। ठीक है, सुविचारित यानी इंटेंशन, अनुकूलित यानी एडेप्टिव, विभेदित यानी डिफरेंशिएशन करना, और मानकृत यानी स्टैंडर्ड। मानकृत मैंने बोला जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा, विभेदित यानी अलग अलग करना बच्चे को, ये भी गलत हो जाएगा। तो अनुकूलन के साथ और सुविचारित के साथ यानी इंटेंशनल करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पूछा गया है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ठीक है, सही वर्णन आपका करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ना यहाँ पे, छात्रों में विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका जो है अनुकूलन से, अडेप्ट करना, इंटेंशन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विभेदित करना भी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये आपका जो है आपका हो गया ये 13वां प्रश्न आपका। ठीक है, 13वां प्रश्न देखता हूँ। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 13वां प्रश्न देखता हूँ आपका। कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, जो तैयार आकलन और सीखने के जो है उत्पादों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो कौन सा इसमें सही कह रहा है आपका, तो स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत कह रहा है कि तैयार उत्पाद, गलत। सीखना पक्के तौर पर एक अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, यानी एक क्या है, एक पक्के तौर पर यानी टाइटली एक सीक्वेंस है और हायरार्किकल है, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। यानी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं आपका। अगला ये आपका प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न आपका कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, भाषा विचार को आकार नहीं देती है। ठीक है, विचार भाषा को आकार देती है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, या फिर भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। किसके अनुसार बोला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो लेव वाइगोस्की ने क्या बोला कि भाषा और विचार दोनों पहले क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यानी तीसरा ऑप्शन, बाद में क्या हो जाता है, एक हो जाते हैं आपका 2 या 3 वर्ष के बाद यह भाषा क्या हो, विचार एक हो जाता है, लेकिन पहले क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। लेकिन प्याजे, अगर प्याजे कहा जाएगा तो प्याजे ने बोला कि बच्चा सबसे पहले बच्चे के मन में क्या होता है, विचार आता है, थॉट आते हैं, उसके बाद वह क्या है, भाषा सीखता है। ये किसका स्टेटमेंट है आपका, प्याजे का। लेकिन लेव वाइगोस्की का है कि जो है दोनों क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, अगला आपका ये आपका जो है 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित युग्म है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन जो होता है, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है उसमें, यानी क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट इसे हम बोलते हैं, जिसमें मास्टरी होती है। ये तो गलत कह रहा है आपका। ठीक है,
मानक संदर्भित मूल्यांकन यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, इसमें साथियों के प्रदर्शन की तुलना करते हैं। बिल्कुल, ये आपका सही कह रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यह निर्धारित करने की छात्र पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन ये नहीं कहता है, ठीक है। योगात्मक क्या कहता है कि पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण शामिल है, नहीं, ये भी गलत है आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा मानक संदर्भित मूल्यांकन जो होता है वह क्या होता है आपका, साथियों में जो होता है आपका तुलना करने के लिए ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है, इसलिए आपका सही है। और ये आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है, इसके हम बोलते हैं आपका क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट बोलते हैं इसको। किसमें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपका सीटेट जो होता है 150 नंबर का है, तो आपको 90 नंबर क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। यानी एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका 90 से नीचे आएगा तो आप क्या फेल माने जाएंगे, और 90 से ऊपर आएगा तो आप क्या है, पास माने जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। और नॉर्म मतलब क्या होता है कि आप जब जैसे एक क्या होता है, आप कंपेयर करने के लिए, बच्चों में क्या है, कंपेयर करने के लिए आप जो है उसको परीक्षण को कराते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी मानक संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। अगला देखता है आपका 16 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने से बाधा डालता है, यानी आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान प्रतिलेखन यानी लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट, पाठ्य पुस्तकें। अब पाठ्य पुस्तकें तो गलत हो जाएगा। उभरी हुई रेखाचित्र, बच्चा रेखाचित्र देख सकता है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शीय तरीके, स्पर्श करके सीख सकता है। और प्रतिलेख को भी बच्चा देख सकता है, लेकिन मुद्रित जो है पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, ये तो बच्चा क्या है, नहीं देख पाएगा। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना था, ठीक है। अगला देखता है आपका, ये आपका 17वां प्रश्न है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था, मात्रात्मक शोध कार्यविधि, या फिर बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना, या फिर खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, या फिर प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि नहीं, खेल जो होता है वह किसका, फ्रॉबेल का है, और मात्रात्मक शोध कार्य नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने क्या है, बच्चों को क्या है, नैतिक दुविधा में रखा। आपने सुना होगा मोरल डायलेमा थ्योरी, यानी नैतिक सिद्धांत जो है वह हिंज व्यक्ति जो था, हिंज नाम का एक इंसान था, और उसकी जो है वाइफ जो थी उसको क्या है, वो बीमार हो गई थी, और हिंज के बाद पैसे नहीं थे दवाई खरीदने के लिए, तो इसलिए वह दुकान पे जाता है, लेकिन दुकान वाला क्या है, उसे ना बोल देता है। तो इस दौरान हिंज क्या है, एक दुविधा में पड़ जाता है कि अगर वह दवाई नहीं चुराएगा तो उसकी बीवी क्या है, मर जाएगी, और अगर वो दवाई चुराएगा तो यह नैतिक विकास के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इस दुविधा को उसने बोला हिंज की दुविधा। इसी जो है उसने क्या है, जो आपका कोहलबर्ग है, उन्होंने क्या निकाल दिया, एक हिंज की जो है आपका हिंज की कहानी से उन्होंने एक नैतिक विकास का अध्ययन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसे कहा गया आपका हिंज का नैतिक दुविधा का सिद्धांत, और नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। कि मुसीबत में एक इंसान जो है वह क्या करेगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है, खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत, या फिर ग्रहणशील। तो खोज आधारित फील्ड, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखता है आपका 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया से आपका प्रश्न है। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा क्या है आपका पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण से यानी सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दोगे। फिर उच्च ग्रेड स्तर, गलत हो जाएगा। लंबे और जटिल गद्यांश, गलत नहीं। अनुकूलन और अनुबंधन विधि के माध्यम से, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से आप जो है बच्चे की क्या है, मदद करोगे, ठीक है। अगला है, अब जीन पियाजे से तो आपका प्रश्न हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये तीन आपके सीटेट के फेवरेट है, ठीक है। और एक आपका हावर्ड गार्डनर से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या कह रहा है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। पुरस्कार और दंड की बात ये आपका नहीं करते हैं संज्ञानवादी। आपके जो व्यवहारवादी हैं, जैसे आपके स्किनर हो गए, पेवलोव हो गए, ये आपका पुरस्कार और दंड की बात करते हैं। पियाजे, वाइगोस्की आपके संज्ञानवादी हैं, ये आपका पुरस्कार और व्यवहार की बात नहीं करते हैं। पहला बात यह है, ये गलत हो जाएगा। अवधारणा को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। जो अवधारणा होती है वह जटिल से सरल की ओर का इस प्रकार का भी कोई
कोई स्टेटमेंट आपका प्याजे ने नहीं दिया है। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही, आयु को रख करके प्याजे ने ज़्यादा बल किस पे दिया, आयु को। उन्होंने बच्चों की जो आपका संवेदीगामक है, पूर्व संक्रात्मक है और औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं उन्होंने इसी हिसाब से दी। उन्होंने क्या है, बच्चे की एज के अनुसार एक शिक्षक को किस प्रकार से बच्चों को जो है हैंडल करना चाहिए या फिर अपने शिक्षण प्रक्रिया में काम करना चाहिए, उनकी आयु के अनुसार ये उन्होंने बताया। ठीक है, अगला कह रहा है कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। यह भी गलत है आपका। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि पाठ्यक्रमों को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ये प्याजे ने ध्यान में रखकर अपनी जो है स्टेज चरण बताए थे। ठीक है, अगला देखता है आपका 21वां प्रश्न क्या कह रहा है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को परसंज्ञानात्मक कौशल विकसित यानी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना होगी। छात्र को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना जहाँ पे भी आ जाएगा, नंबर देना गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो सीखा है उस पर वो खुद चिंतन मनन करें। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना गलत हो जाएगा। ठीक है, गृह कार्य सौंपेंगे गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 23वां प्रश्न देखते हैं आपका। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 23वां प्रश्न आपका ये कह रहा है कि आपका निम्नलिखित 22वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। स्वलीनता क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म, यानी बच्चा अपने में ही लीन रहता है, घुलता मिलता नहीं है। ठीक है, यह क्या है, एक विकार है जिसमें बच्चा जो है अपने आप में घुलता मिलता नहीं है। ठीक है, तो ऑटिज्म पे आपका प्रश्न पूछा गया है कि ऑटिज्म क्या होता है, कि स्वलीनता वाले लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, या फिर कह रहा है कि स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। अगला कह रहा है स्वलीनता केवल वातावरण कारकों से होता है, नहीं। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, ये भी आपका गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। यह क्या है, एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है यह। ठीक है, यानी यह क्या है, एक लर्निंग जो है डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट तंत्रिकीय यानी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा क्या होता है, उसका मतलब थोड़ा उसका दिमाग में क्या रहता है कि वह क्या है, घुलता मिलता नहीं है, तो एक प्रकार का ये विकार ही हो गया। ठीक है, स्वलीनता से आपको ध्यान में रखना है कि अपने आप में ही लीन रहता है बच्चा। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत की एक प्रमुख समानता है। अब समानता पूछा गया है कि प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्या समानता है दोनों। भाषा और विचार के संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास के चरण जैसे प्रगति पर ध्यान देना, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्न और जुड़ाव, या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो किस पर ये आपका दोनों का विचार क्या है, सहमत है, यानी दोनों के विचार। भाषा और विचार के बारे में मैंने बोला दोनों अलग कहते हैं। प्याजे बोलते हैं कि पहले बच्चा चिंतन करता है फिर उसके बाद भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि दोनों क्या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बाद में एक होते हैं, पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ये तो नहीं है। बच्चों के विकास के चरण जैसे प्रगति पर ध्यान देना, प्रगति भी बात नहीं कही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, इस पे बल देते हैं आपका। ठीक है, कौन, प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों यही कहते हैं कि बच्चे को स्वयं शिक्षा करनी है, स्वयं करके सीखना है। ठीक है, चलिए अब आपका जो है ये आपका है 24वां प्रश्न है आपका। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको, 24वां प्रश्न आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है ये आपका। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। कि अगर कोई बच्चा विविध पृष्ठभूमि से आया है, अलग जगहों से आया है, तो उसके साथ एक क्या है, आपको चर्चा नहीं करनी है, समूह कार्य से बचना चाहिए। ये तो गलत कह रहा है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं आपका। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये आपका 25वां प्रश्न है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया था, वाइगोत्स्की ने बोला था। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी पारस्परिक शिक्षण बोलते हैं। यह क्या होता है, जो बच्चों ने सीखा है वह क्या है, दूसरे को भी सिखाते हैं। ठीक है, कि बच्चों द्वारा दूसरे को
सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा, यानी जो उन्होंने सीखा है वो दूसरे को सिखाते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाइगोस्की ने दिया था, रेसिप्रोकल टीचिंग। अगला देखते हैं आपका, ये आपका 26वां प्रश्न आपका फिर से आपका अभिकथन और तर्क का प्रश्न पूछा है। ठीक है, कि एशिया संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जा सकता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, यानी एशिया संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, बिल्कुल सही, और क्रोध को अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करना है और शर्म को प्रोत्साहित करना है, ये आपका सही कह रहा है, हमारे एशिया में यही होता है। ठीक है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, ये गलत है। तो अभिकथन इसका सही है और इसका तर्क क्या है, गलत है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगर फिर से आपका जो है ये प्रश्न पूछा गया 27वां प्रश्न आपका, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जीन प्याजे ने बोला कि बच्चे जो सोचते हैं ना, बच्चे की जो सोच होती है वह क्या होती है, क्वांटिटी में यानी मात्रात्मक रूप से आपकी अलग होती है वयस्कों से, लेकिन गुणात्मक में सेम होती है, यानी क्वालिटी में सेम होती है। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैंने क्या बोला आपका कि बच्चे की जो सोच होती है वह क्वालिटी में अलग होती है और क्वांटिटी तो बराबर रहती है। ठीक है, यानी गुणात्मक रूप से अलग होती है और मात्रात्मक रूप से सेम रहती है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कि बच्चे की जो सोच होती है वह वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है। गुणात्मक रूप से यानी इसे हम बोलेंगे आपका क्वालिटी बोलेंगे, हम क्वालिटी बोलेंगे। गुणात्मक यानी क्वालिटी रूप से अलग होती है, लेकिन मात्रात्मक यानी क्वांटिटी। अगर आप कुछ सामान लेते हो तो क्वांटिटी यानी रहती उतनी है, मात्रात्मक रूप से उतनी ही रहती है, लेकिन गुण में अलग होती है। वयस्कों की सोच अलग होती है और बच्चों की सोच अलग होती है। ये किसने कहा, आपका जीन प्याजे का बहुत फेमस स्टेटमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, यानी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। 28वां प्रश्न आपका ये, कि भारत की राजधानी क्या है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारक क्या हैं। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, एक आंसर मिलेगा। भारत में कितने राज्य हैं, 28, इससे एक आंसर मिलेगा। भारत की कुल कितनी जनसंख्या, तो आप बता देंगे इतना है। तो इसमें क्या है, सब में क्या है, एक एक आंसर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बच्चा का विश्लेषणात्मक चिंतन हो रहा है, यानी बच्चा जो एनालिटिकल थिंकिंग कर रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। ठीक है, वो अपने अलग अलग कारण, अलग अलग बच्चा अपने अलग अलग कारण पूछेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29वां प्रश्न देखते हैं आपका, समावेशी शिक्षा का आपका प्रश्न है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका प्रश्न। 29वां आपका क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षाएँ क्या होती हैं, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चे की दर से और एक ही समय में सीखेगा, यानी समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय से सीखेगा, ये गलत है आपका। ठीक है, मैं विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक पेश किया नहीं, विशेष बच्चे भी इसी कक्षा में पढ़ेंगे, नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ेंगे। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश देने हैं, गलत हो जाएगा। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है, बिल्कुल सही। एक समावेशी कक्षा क्या होती है कि जो भी विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, उसको क्या है, एक दूर करने की जो कोशिश है कि सभी बच्चे क्या है एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको दूर करती है आपकी कौन, जो आपका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी समावेशी कक्षा है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से आपका जो है अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। लगभग आपके 4 आपके प्रश्न अभिकथन और तर्क से पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा गलती करता है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है कि अभिकथन क्या कह रहा है और इसका तर्क क्या कह रहा है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही, आपका सही कह रहा है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। क्या कह रहा है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका जो है वह क्या है, विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। यानी इसका कथन भी सही है और उसका तर्क भी सही है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ए और बिल्कुल ये ए आर की सही व्याख्या, बिल्कुल ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको क्लास, ये आपका जो है सीटेट 2024
जो आपका रिसेंटली आपका पेपर हुआ है, ठीक है, उसका आपका मैंने आपको कराया है। ये आपका CDP का पेपर है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप नए हैं चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही MCQ की वीडियो आपको लाते रहेंगे और क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।